तो अब रिवीजन करते हैं इकोनॉमी की आगे का, उसी 5 यूनिट का है। भूमि सुधारों से तात्पर्य। तो भारतीय संदर्भ में भूमि सुधारों से तात्पर्य उन नीतिगत उपायों से है जिनका उद्देश्य भूमि के स्वामित्व, उपयोग और वितरण में सुधार करना है, ताकि कृषि उत्पादकता बढ़े और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इन सुधारों के माध्यम से भूमि के सामान्य वितरण यानी काश्तकारों के अधिकार, जो खेती करते हैं भूमि को किराए पर लेकर, तो काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा और भूमि उपयोग की दक्षता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता और महत्व। तो ऐतिहासिक असमानता है और शोषण का उन्मूलन करना है, यानी इतिहास में हमेशा से असमानता रही है। तो औपनिवेशिक काल में जमींदारी प्रथा के तहत जमींदारों और मध्यस्थों ने किसानों की भारी लगान वसूला, मतलब किसानों से भारी लगान वसूला और भूमि से उन्हें बेदखल कर दिया। तो स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के समय क्या हुआ, 70 से 80% ग्रामीण आबादी भूमिहीन और छोटे जोत वाले किसान थे। तो भूमि सुधार इस असमानता को दूर करने के लिए आवश्यक थे। फिर कृषि उत्पादकता और आर्थिक विकास के लिए, यानी छोटे और विखंडित जोत के कारण खेती आर्थिक रूप से व्यवहार नहीं थी, यानी उसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता था। तो वर्ष 2015 में और 16 में कृषि जनगणना के अनुसार भारत में अब 86.2% जोत छोटे थे और जो कुल जोतों का 47% क्षेत्र ही कवर करते थे। भूमि सुधार में चकबंदी और बेहतर प्रबंधन के जरिए उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो अभी भारत की वर्तमान में क्या है, 86% जोत हैं जो छोटे हैं अभी भी, और कुल जोतों का जो 47% है। तो छोटे जोतों के कारण उत्पादकता कम हो जाती है, और यदि जोतों का चक्रीकरण कर दिया जाए तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। फिर गरीबी उन्मूलन। भूमिहीन किसानों को भूमि का स्वामित्व मिलने से उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होता है, जिससे गरीबी कम होती है। फिर ग्रामीण विकास। भूमि सुधारों से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे संपूर्ण ग्रामीण का विकास होता है, यानी क्षेत्र बढ़ेगा तो उन्हें अच्छे उत्पादकता होगी और रोजगार मिलेगा। फिर संस्थागत ऋण और निवेश में बाधाएं, यानी बिना स्वामित्व के किसान बैंक ऋण या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब उनके पास जमीन ही उनके नाम पर नहीं है तो वो कहाँ से ऋण उन्हें मिलेगा। तो भूमि सुधार स्वामित्व प्रदान कर किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं। फिर पर्यावरणीय स्थिरता। अत्यधिक दोहन और अनियोजित भूमि उपयोग ने मृदा की उर्वरकता को प्रभावित किया है, और भूमि सुधार से सतत कृषि को बढ़ावा मिल सकता है। स्वतंत्र पूर्व भूमि सुधार। स्वतंत्रता से पहले जो भूमि सुधार हुए हैं तो वो सिर्फ अंग्रेजों के हितों के लिए थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भूमि सुधारों को सुधारने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन के संकीर्ण हितों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्ती, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना था। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण के आधार पर भूमि सुधार की दिशा में भारत सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नीतिगत और कानूनी प्रयास किए गए। यह भूमि सुधार मूलतः हदबंदी, चकबंदी के साथ ही जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर केंद्रित थे। फिर हदबंदी भूमि के वितरण को न्याय संगत बनाती है, यानी भूमि का निश्चित सीमा तक ही रख सकते हैं। तो हदबंदी और चकबंदी में क्या है, कृषि की अधिकतम कुशल बनाने के लिए मतलब अलग अलग पड़ी भूमि को एकत्र मालिकाना में करना, तो चकबंदी। हदबंदी है यानी किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली अधिकतम भूमि सीमा तय की जाए, और अतिरिक्त भूमि सरकार का अधिग्रहण पत्र पर किसानों को वितरित कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा को खत्म करना और बड़े भूमि धारकों से अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीन किसानों में वितरित करना। राज्यों के अनुसार भूमि की सीमा अलग अलग थी। है चकबंदी। तो छोटे और बिखरे हुए खेतों को समेकित करने की प्रक्रिया, जिसमें कृषि करना आसान हो जाए। चकबंदी के तहत किसानों को उनकी कुल भूमि का क्षेत्रफल बराबर रखा जाता है, लेकिन भूमि को एक साथ कर दिया जाता है।
भूमि का जो है क्षेत्रफल बराबर रहता है और भूमि को एक साथ कर दिया जाता है। उद्देश्य की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को सुविधा बढ़ाना। अब है जमींदारी उन्मूलन। तो 1948 से 1955 के बीच अधिकांश राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किए और जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत बिचौलियों, जमींदारों, तलुकदारों, जागीरदारों को समाप्त कर किसानों को सीधा भूमि का स्वामी बनाया गया। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार कानून 1950 में जमींदारों के अधिकार समाप्त किए गए और भूमि को सीधे किसानों को हस्तांतरित किया गया। फिर बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 को जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए लागू किया गया। फिर प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31A तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा के बाहर रख दिया गया कि उसकी दोबारा न्याय में नहीं जाएंगे वो। फिर भूमि हदबंदी अधिनियम 1961 आया, जिसने हर राज्य को यह तय करने की शक्ति दी कि प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम कितनी कृषि भूमि हो सकती है। फलस्वरूप 2 करोड़ किसानों को भूमि के मालिकाना हक मिल गए और 40 से 50 लाख हेक्टेयर भूमि का पुनर्वितरण हुआ। हालांकि जमींदारों को मुआवजा देने के कारण यह प्रक्रिया विवाद में रही। अब जोत की सीमा। तो 1995 से 72 के बीच अधिकांश राज्यों ने हदबंदी अधिनियम बनाए। राज्यों ने हदबंदी के नियम बनाए, जिसके तहत भूमि स्वामी की अधिकतम सीमा तय की गई। अधिकतम जमींदार कुछ लोगों के पास केंद्रित ना रहे, यानी जमीन जो है कुछ लोगों के पास केंद्रित ना रहे इसलिए, और अतिरिक्त भूमि को लेकर गरीबों में वितरित किया जा सके इसलिए। यह जोत की सीमा सिंचित और असिंचित भूमि के आधार पर अलग अलग थी, यानी 10 से 18 हेक्टेयर तक थी, यानी सिंचित भूमि जिस पर सिंचाई होती है और असिंचित भूमि 2 भागों में बटी थी, जिसके तहत बड़े भूस्वामी के पास अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया और इसे भूमिहीन किसानों में वितरित किया गया। लगभग 32 लाख हेक्टेयर अधिग्रहण की गई भूमि, लेकिन कार्यान्वयन में कमजोरी के कारण 52 लाख भूमि ही वितरित की गई, यानी 32 लाख सरकार ने अपने कब्जे में ली और 52 लाख ही वितरित कर पाए। उत्तर प्रदेश में क्या चकबंदी अधिनियम 1953 उत्तर प्रदेश का पहला राज्य था जिसने चकबंदी कानून लागू किए। फिर पंजाब चकबंदी 1953 में पंजाब और हरियाणा में ने भी इसे लागू किया ताकि कृषि कार्यों को आसान किया जा सके। फिर बिहार में 1956 में बिहार ने भी छोटे किसानों के लाभ के लिए इसे लागू किया। 1972 में केंद्र सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा का एकीकरण नीति बनाई और राज्यों को इसे लागू करने के निर्देश दिए। अब काश्तकारी सुधार। तो किराएदार किसानों को सुरक्षा और अधिकार देने के लिए कई कानून बनाए गए, यानी जोतता वही बोता की नीति अपनाया गया। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955 के तहत बटाईदारों को फसल का उचित हिस्सा और स्थायी अधिकार दिए गए। पश्चिम बंगाल में दिए गए कि जो किराए पर भूमि लेकर खेती करते हैं तो उन्हें अधिकार भी दिए गए और फसल का उचित हिस्सा भी दिया जाए। केवल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के माध्यम से किराएदारों को मालिकाना हक प्रदान किए गए और कुछ राज्य जैसे केरल में, पश्चिम बंगाल में यह सफल रहा, लेकिन कई जगह जमींदारों ने किराएदारों को बेदखल कर दिया ताकि उन्हें स्वामित्व न देना पड़े। तो पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में जमींदारी उन्मूलन और सहकारी खेती पर जोर। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें जमींदारी उन्मूलन हुआ और सहकारी जोत पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच थी जिसमें भूमि सीमा का पुनर्वितरण पर ध्यान दिया गया। तो पहले में जमींदारी उन्मूलन पर, दूसरे में भूमि का पुनर्वितरण पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में काश्तकारी सुधार और भू अभिलेखों पर बल दिया गया, यानी 61 से 66 के बीच। विशेष कार्यक्रम। तो भूदान आंदोलन 1951 में। तो विशेष कार्यक्रम में विनोबा भावे ने जमींदारों से स्वेच्छा से भूमि दान करने की अपील की और लगभग 17 लाख हेक्टेयर भूमि दान में मिली, लेकिन अधिकांश खराब गुणवत्ता की थी। तो दान की इस तरह से 51 में चलाई गई थी विनोबा भावे द्वारा। फिर ऑपरेशन बरगा। तो
1978 में पश्चिम बंगाल में बटाईदारों के अधिकारों को लागू करने के लिए शुरू किया गया। यह अभियान जिसे काफ़ी सफलता मिल गई इसे ऑपरेशन बर्गा को। फिर भूमि सेना। कुछ राज्यों में भूमिहीन मजदूर और किसानों ने संगठित होकर भूमि सुधार की मांग की। भू स्वामित्व और शहरी भूमि सुधार। तो वर्ष 1976 में शहरी भूमि यानी सीलिंग और विनियमन अधिनियम पारित किया गया, जिससे शहरी क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई। फिर शहरी क्षेत्रों में भूमि वितरण को संतुलित करने का प्रयास किया गया। बाद में वर्ष 1999 में इसे निरस्त कर दिया गया, क्योंकि जिससे अवैध कब्जे और भूमाफियाओं की समस्या बढ़ गई। तो अवैध कब्जे जो थे उसका और भूमाफिया जो है उनकी समस्या बढ़ गई, यानी भूमि वितरण को संतुलित करने के लिए नीति आई थी। फिर भूमि रिकॉर्ड अधिनियम। तो भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण है, तो 1988 में आया, जिसमें राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में परिवर्तित किया, बाद में इसे डिजिटल में बदल दिया गया। इसके तहत किसानों के भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल भूमि अभिलेख प्रणाली लागू कर दी गई, और फलस्वरूप जमींदार यानी जमीन के स्वामित्व संबंधी विवादों में कमी आई कि किसकी जमीन है, तो स्पष्ट हो गया। पारदर्शिता बढ़ी और किसान अपनी भूमि से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। भूमि सुधार एवं कृषि सुधार। वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम लाया गया, जिससे आदिवासी और वनवासियों को भूमि पर अधिकार मिल गए। तो 2006 में वन अधिकार आए तो उन आदिवासियों को भूमि पर अधिकार मिले। वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू किया गया, जिससे किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी मिल गई। फलस्वरूप आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ और भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा और पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी, यानी मुआवजा मिला ग्रामीणों को। अब है भूमि सुधार की कुछ कमियां। भूमि सुधारों की प्रमुख कमियां। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि सुधारों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में असमानता को कम करना और किसानों को भूमि का स्वामित्व देना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। तो असमानता को कम करने के लिए था और स्वामित्व देने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार। तो उत्पादकता बढ़ाना था। हालांकि इन सुधारों के क्रियान्वयन में कमियां और चुनौतियां सामने आईं, जिसके कारण भूमि सुधारों के अपेक्षित परिणाम पूरी तरह से हासिल नहीं किए जा सके। पहला है भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में देरी, यानी अधिकांश भूमि सुधार कानून 1950 से 70 के बीच बनाए गए, लेकिन इनका क्रियान्वयन धीमा रहा, तो कई राज्यों ने प्रभावी तरीके से इन सुधारों को लागू नहीं किया, जिससे जमींदारी प्रथा और भूमिहीनता बनी रही। अब है हदबंदी कानूनों की कमजोरियां। बड़े जमींदारों ने नकली दस्तावेज और बेनामी संपत्ति के माध्यम से भूमि की हदबंदी से बेचने के मार्ग निकाल लिए, यानी हदबंदी हो रही थी तो हदबंदी से संपत्ति बचाने के लिए उसे बेच भी दिया। कई मामलों में जमींदारों ने अपनी जमीन को परिवार के सदस्यों के नाम बांट दिया, जिससे भूमि हदबंदी कानून निष्प्रभावी सिद्ध हुए। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वितरण की प्रक्रिया में प्रशासनिक अक्षमता भी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में बनी रही कि प्रशासन भी असक्षम रहा। फिर है बटाईदारों और काश्तकारों के अधिकारों की उपेक्षा, यानी कई राज्यों में बटाईदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाए, लेकिन बिचौलियों और भूस्वामियों के प्रभाव के कारण इन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। बटाईदारों को स्थायी स्वामित्व नहीं दिया गया, और जिससे वह कृषि में निवेश करने और सुधारों के प्रति उदासीन बने रहे। उन्हें स्वामित्व नहीं था तो क्यों सुधार करते। तो भूमि रिकॉर्ड की असंगतता,
यानी भारत में भूमि रिकॉर्ड पारदर्शी आगतन नहीं थे, जिससे जमीन के स्वामित्व को लेकर कई विवाद हुए। यानी पारदर्शी रिकॉर्ड पहले नहीं था। फिर कई मामलों में भूमिहीन किसानों को वितरित की गई भूमि का कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं था, जिससे वह औपचारिक बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर सके। अब राज्यों के बीच असमान क्रियान्वयन, तो केरल, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार अपेक्षाकृत सफल रहे, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सके। और कुछ राज्यों में बड़े जमींदारों, भूस्वामियों और राजनीतिक प्रभाव अधिकार था, जिसके कारण कई राज्यों में भूमि सुधार कानूनों को सही तरीके से लागू नहीं किया। यानी राजनीति वालों का अधिकार था तो लागू ही नहीं किया, तो भूमि सुधारों को राजनीतिक कारकों ने शिथिल कर दिया, जिससे भूमिहीन किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिले। अब भूमि सुधारों का मूल्यांकन, तो सकारात्मक पक्ष है कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति भूमि सुधारों के कारण, जब भूमि सुधार हुए तो जमींदार प्रथा समाप्त हो गई और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई और किसानों को सीधे भूमि स्वामित्व मिला। किसान को भूमि का स्वामित्व मिल गया और इससे किसानों का आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बढ़ा। किसानों को आत्मनिर्भरता बढ़ी और आत्मसम्मान भी बढ़ा किसानों का। फिर भूमिहीन किसानों को लाभ, तो हदबंदी कानूनों के कारण भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि मिली। तो भूमिहीन किसान जो थे उन्हें कृषि की भूमि मिली। आदिवासी और दलित समुदायों को भी भूमि का स्वामित्व मिला और इससे सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। तो भूमिहीनों को थोड़ी भूमि मिल गई, दलितों को मिली, तो उनका सुधार हो सका। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, यानी किसानों को भूमि स्वामित्व मिलने से उनमें कृषि निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी और सिंचाई और उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण हरित क्रांति के समय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो जब किसानों को भूमि मिली तो उन्होंने सिंचाई की उर्वरक लगाए और हरित क्रांति में योगदान दिया। राज्यों को सफल प्रयोग, यानी पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बर्गा के तहत बटाईदारों को भूमि के अधिकार मिले और केरल में भूमि सुधार के कारण गरीबी में कमी आई और किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो भूमिहीनता की समस्या। भूमि सुधार के बावजूद वर्तमान में भारत में कई किसान भूमिहीन हैं और बटाईदारों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। यानी बटाईदार अनिश्चित है और वर्तमान में किसान भूमिहीन भी हैं। फिर कृषि क्षेत्र में असमानता, तो हदबंदी और चकबंदी कानूनों की कमजोरियों के कारण कुछ बड़े किसान और जमींदार अभी भी अधिक भूमि का अधिकार किए हुए हैं और छोटे जोतों की संख्या बढ़ने से कृषि की उत्पादकता प्रभावित हुई है। तो हदबंदी कदबंदी जो कानून थे वो कमजोरियों के कारण अभी भी किसान अभी भी भूमि पर अधिकार किए हुए हैं और उत्पादकता प्रभावित हो रही है। फिर है ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी, तो भूमि सुधारों में सभी ग्रामीण परिवारों को लाभ नहीं मिला, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी रही। भूमिहीन मजदूरों को अब भी अन्य कार्यों के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है, तो अब भी अन्य शहरों की ओर उन्हें जाना पड़ रहा है। भूमि विवाद और कानूनी समस्याएं, तो भूमि स्वामित्व और किराएदारी से जुड़े कानून में अस्पष्टता बनी है कि स्वामित्व किसका है और किराए पे कौन है। तो इसमें अस्पष्टता है, जिससे कई भूमि विवाद उत्पन्न हुए हैं। तो निष्कर्ष है कि भारत में भूमि सुधार एक मिश्रित परिणाम वाला प्रयोग रहा है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने जमींदार जैसी प्रथा को समाप्त किया और ग्रामीण समाज में कुछ बदलाव भी किए। हालांकि कमजोर क्रियान्वयन और राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक की असक्षमता के कारण अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका और अतः भारत में भूमि सुधारों ने आधारभूत बदलाव की नींव अवश्य रखी, लेकिन इसे अधूरी क्रांति ही कहा जा सकता है। अब सरकारी प्रयास, सरकार ने और क्या किया, तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू किया, जिसमें 2008 में शुरू की गई। इस पहल का लक्ष्य देश में भूमि अभिलेखों को डिजिटल करना और एक केंद्रीकृत डेटा तैयार करना है। मार्च 2025 तक लगभग 98.5% ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं, यानी 98% लोगों के रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं।
कई राज्यों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं जहां किसान अपनी जमीन के दस्तावेज देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भूमि विवाद में कमी आएगी और स्वामित्व की स्पष्टता हो जाएगी किसका है, और प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ है। हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने यह सफल रहा है। आज स्वामित्व योजना तो 2020 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति का डिजिटल मानचित्रण करना और ग्रामीणों को संपत्ति रिकॉर्ड प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी मालिकाना हक देती है, जिससे ऋण प्राप्ति और संपत्ति विवाद की कमी आती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है। तो 2025-24 जो था 24 तक 2.5 लाख से अधिक गांवों का सर्वेक्षण हो चुका है और लाखों ग्रामीणों को स्वामित्व रिकॉर्ड जारी किए गए हैं कि इनका स्वामित्व कितना है, तो जारी किए गए हैं और 2025 तक इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। भू आधार तो इसके तहत प्रत्येक कृषि भूमि को अक्षांश और देशांतर के आधार पर 4 अंकों की एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी। यानी भूमि का आधार जो होगा उसमें 14 अंक होंगे, तो उनकी पहचान होगी देशांतर और अक्षांश के आधार पर कि कहाँ उनकी ज़मीन है। फिर प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट पहचान संख्या देने की पहल आधार कार्ड की तहत काम करती है। यानी भूमि जो है तो उसको एक विशिष्ट पहचान संख्या देगी। इसे डील रैंप के तहत लागू किया जा रहा है। कई राज्यों में पार्टल प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू हो चुके हैं और 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर लागू की योजना है कि लागू करेंगे इसमें भूमि रिकॉर्ड में एकरूपता आएगी और अवैध हस्तांतरण या दोहरे स्वामित्व की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब है भूमि रिकॉर्ड का बहुभाषी अनुवाद। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से रिकॉर्ड को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से अनुवादित करने का प्रयास किया गया है। यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग कार्यक्रम है जो उसमें 22 भाषाओं में इसको अनुवाद किया जाएगा और भाषा बाधाओं को दूर करके ग्रामीण के लिए रिकॉर्ड तक पहुंच में आसानी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। फिर नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यह एक ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली है जो भूमि और संपत्ति के पंजीकरण को डिजिटल और सुगम बनाती है। तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पंजाब, राजस्थान, कश्मीर में यह लागू हो चुका है और वर्ष 2025 में विस्तार देने की योजना है। अब है ई कोर्ट और भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण। तो भूमि विवादों को तेजी से निपटाने के लिए ई कोर्ट सिस्टम को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। तो ई कोर्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है और पंजीकरण डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। यह अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन कुछ राज्यों में पार्टल प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। इसके मुकदमेबाजी में कमी आएगी और न्याय प्रक्रिया तेज होगी। तो हाल ही के वर्षों में भारत सरकार ने डिजिटलीकरण और ड्रोन सर्वेक्षण जैसी तकनीक आधारित सुधारों पर विशेष ध्यान दिया है और ये प्रयास पारदर्शिता, स्वामित्व की सुधार और भूमि विवादों को कम करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। हालांकि इसमें पुराने रिकॉर्ड, क्षेत्रीय असमानता और कार्यान्वयन में देरी जैसी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनको दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। तो बेहतर समन्वय करने की आवश्यकता है और जागरूकता करने अभियान चलाने की आवश्यकता है। कृषि के विभिन्न प्रकार। तो यह वह कृषि है जिसमें किसान अपने और अपने परिवार के भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। तो किसान क्या करते हैं, अपने परिवार के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार हैं।
फिर इसमें फसल उगाते हैं किसान अपने परिवार वर्ष की आवश्यकता के लिए। इसमें उत्पादन का अधिकांश हिस्सा स्वयं उपयोग किया जाता है और बहुत कम या बिल्कुल भी बाजार में नहीं बेचा जाता। विशेषता है कि छोटे खेत और पारंपरिक तरीके, कम पूंजी निवेश और विविध फसलें हैं। तो इसके ये कारण हैं। उदाहरण है कि झारखंड में, उड़ीसा में, ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय द्वारा धान, मक्का, सब्जी की खेती की जाती है और वो खुद के लिए करते हैं। परंपरागत कृषि, इस प्रकार की कृषि में परंपरागत उपकरणों, स्थानीय बीजों और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों द्वारा की जाती है। फिर उदाहरण है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में बैलों की मदद से चलाकर की जाने वाली खेती बिहार, झारखंड में परंपरागत धान और गेहूं की खेती है तो की जाती है अभी भी। फिर गहन या व्यापक और सघन कृषि, इस प्रकार की कृषि में कम भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है इसमें। इस प्रकार की कृषि प्रायः उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ सस्य गहनता 200 या उससे अधिक होती है। इस बार खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सस्य गहनता 200 से अधिक होती है। फिर इसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए गहन श्रम और पूंजी और तकनीक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में गेहूं, चावल की अधिकतम उत्पादन वाली खेती। फिर ग्रीन हाउस खेती, जहां सीमित स्थान में अधिक फसल उगाई जाती है। तो ये सब गहन और व्यापक और सघन कृषि है। फिर वाणिज्यिक कृषि, यानी जो व्यापार करने के लिए होती है। इस प्रकार की कृषि में कम भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्राय उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां सस्य गहनता 200 से अधिक होती है। इसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए गहन श्रम, पूंजी, तकनीक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा में, पंजाब में गेहूं, चावल की खेती उत्पादन वाली खेती है, व्यापार वाली खेती यानी, और ग्रीन हाउस खेती जहाँ सीमित स्थान पर अधिक फसल उगाई जाती है। तो ये वाणिज्य खेती है। अब है स्थानांतरित कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसल को बड़े पैमाने पर बाजार की बिक्री के लिए उगाया जाता है। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। विशेषता है कि बड़े खेत होंगे, आधुनिक तकनीक, ट्रैक्टर, बीज, उर्वरक और एकल फसल पर जोर दिया जाता है। एक प्रकार की खेती की जाएगी। उदाहरण पंजाब गेहूं में धान की खेती या महाराष्ट्र में गन्ना की खेती। तो ये बेचने के लिए की जाती है स्थानांतरित कृषि, और बड़े पैमाने पर और एक ही फसल को पूरे क्षेत्र में उगाएंगे। इस प्रकार की कृषि में किसान कुछ वर्षों तक एक स्थान पर खेती करता है और फिर भूमि की उर्वरकता कम होने पर दूसरे स्थान पर चला जाता है। विशेषताएं हैं कि अस्थायी खेती, कम उपकरण और पर्यावरण पर प्रभाव। फिर उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती होती है। इस तरह से अफीम अफ्रीका और अमेजन के जंगलों में रेडलेस एंड बर्न कृषि, इस तरह की कृषि होती है। रोपण कृषि, इसमें एक ही प्रकार की फसल को बड़े क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है, जिसमें पूंजी और श्रमिक की अधिक आवश्यकता होती है। तो रोपण में रोप करके उगाई जाती है, जिसमें पूंजी की आवश्यकता होती है और व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है इसे। जैसे असम, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के और मसालों की खेती की जाती है। रोपण करके पौधे को रोपा जाता है। आधुनिक कृषि, इसमें वैज्ञानिक तकनीकों, मशीनों और जैविक उर्वरकों, सिंचाई प्रणालियों, आनुवंशिक रूप से संवर्धित बीजों का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक कृषि कैसी होती है? इसमें तकनीक होती है जिसमें जैव उर्वरक लगते हैं, मशीनें लगती हैं, आनुवंशिक रूप से जो मॉडिफाइड बीज होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। हरियाणा, पंजाब में ड्रिप सिंचाई के द्वारा की जाने वाली खेती, और फिर महाराष्ट्र में ग्रीन हाउस, टमाटर और खीरे की खेती, इस तरह से।
अब है जैविक कृषि। तो इसमें रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग न करके प्राकृतिक खाद और जैविक विधियों से खेती की जाती है, पर्यावरण के अनुकूल होती है। इसकी विशेषता है कि स्वास्थ्यवर्धक होती है और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखती है। जैसे सिक्किम में भारत का पहला पूर्ण जैव राज्य है और राजस्थान उत्तराखंड में जैविक गेहूं और दालें खेती की जाती है। तो राजस्थान में, उत्तराखंड में इस तरह से है और सिक्किम में तो पूरी तरह से जैव खेती होती है। अब संकरित या मिश्रित कृषि, इसमें फसलों की खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन भी किया जाता है। तो ये मिश्रित है। यह जोखिम को कम करने और आय को बढ़ाने का एक तरीका है। तो इसमें फसल और पशु का संयोग होता है, जैसे दूध, अंडे, मांस उत्पादन में एक साथ काम होता है। और जैसे उदाहरण है, पंजाब में, हरियाणा में डेयरी फार्मिंग के साथ साथ गेहूं चावल की खेती होती है। केरल में नारियल की खेतों के साथ मछली पालन होता है। अब है सिंचित कृषि। वह कृषि जो नहरों, कुओं, अन्य संसाधनों से क्या है, कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर होती है। यह उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। यानी पानी की कमी होती है तो तकनीक के द्वारा उन्हें पानी पहुंचाया जाता है। फिर इसमें है जल की उपलब्धता और उच्च पैदावार वाली फसलें, यानी जल की उपलब्धता होनी चाहिए तो उच्च पैदावार वाली फसलें मिल सकती हैं। टेसियोमीटर जैसे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग जो खेत में सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा का माप करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदानों में धान और गन्ने की खेती होती है। तो ये सिंचित कृषि में। शून्य जुताई। शून्य जुताई एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें खेत की जुताई यानी हल चलाना नहीं की जाती, यानी शून्य जुताई यानी जुताई नहीं की जाती। पिछले फसल के अवशेष को खेत में ही छोड़ दिया जाता है और नई फसल को सीधे मिट्टी में बिना जुताई के बो दिया जाता है। लाभ क्या है, तो मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है और जल की बचत, सिंचाई की न्यूनतम आवश्यकता और मृदा का कम कटाव या कम होता है इस तरह से। और तो मृदा का कम कटाव और खरपतवार मृदा में कार्बन पृथक होता है। फिर धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई के लिए यह तकनीक बहुत लाभदायक है क्योंकि इसमें समय और पानी की बचत, साथ ही धान का सीधा बीजारोपण संभव है। तो धान की कटाई जब होती है तो गेहूं को तुरंत बो दिया जाता है। अब है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा कम यानी 750 मिलीमीटर से कम होती है और सिंचाई के साधन सीमित होते हैं। इस प्रकार की खेती में सूखा सहिष्णु फसलों और मिट्टी संरक्षण तकनीकों और जल प्रबंधन तक रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान में बाजरा, ग्वार, मूंग और गुजरात में अरहर, मूंगफली, मध्य प्रदेश में चना, ज्वार, इस तरह की खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ी नुमा खेती में बदल दिया जाता है और खेती की जाती है ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके। ये तो जल संरक्षण होता है इससे और श्रम आधारित है। फिर उदाहरण है कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में धान, सेब, सब्जियों की खेती हो जाती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। फिर सहकारी कृषि। सहकारी कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान मिलकर एक समूह के रूप में संसाधन, श्रम और ज्ञान को साझा करते हैं और ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और लागत कम की जा सके। तो सहकारी कृषि लघु कृषक और बड़े खेत की संकल्पना से जुड़ी हुई है, यानी खेत बड़ा होता है और छोटे छोटे किसान मिलकर करते हैं। इसमें किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत किसान अपने संसाधनों को व्यवस्थित कर कृषि की जो समस्याएं हैं सो सामूहिक रूप से उससे निपटते हैं और खेती को संगठित रूप में आगे बढ़ाते हैं। सहायक कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान मिलकर एक समूह के रूप में संसाधनों, श्रम और ज्ञान को साझा करते हैं, उत्पादन बढ़ जाता है और लागत कम हो जाती है। लघु कृषक बड़े खेतों की संकल्पना इसमें करते हैं, वही सब है, और व्यवस्थित कर कृषि में समस्याओं का समाधान हो जाता है।
किसान अपनी जमीन, उपकरण, मेहनत को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी जमीन को भी एक साथ जोड़ते हैं, मेहनत को और ज्ञान को सब, तो लाभ को आपस में बांट भी लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है, आर्थिक स्थिति सुधारना है उनकी, और आधुनिक तकनीक का उपयोग सुनिश्चित करना है। और राजकीय कृषि, राजकीय कृषि से तात्पर्य उस कृषि क्षेत्र से है जो सरकार द्वारा संचालित होता है। यह कृषि मुख्यतः अमेरिका जैसे पश्चिम देशों में संचालित है। हालांकि भारत में राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में अफीम आदि की खेती सरकारी नियंत्रण और प्रोत्साहन के तहत की जाती है, इन सरकार के नियंत्रण में होती है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य जहाँ एक और कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किसान का उत्पादन बढ़ाना और खाद्य की सुरक्षा भी करना है, बल्कि दूसरी ओर कृषि के माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना है, तो रोजगार मिले किसान को, इसलिए अवसर नौकरी की तलाश वो करना है। कृषि को लाभ के सौदे के रूप में विकसित करना होता है। तो बागवानी कृषि, यह फल, सब्जी, फूलों, मसालों, सजावटी पौधों की खेती संबंधित यह उच्च मूल्य वाली फसलों पर केंद्रित है। तो बागवानी खेती है छोटे क्षेत्रों में गहन खेती और तकनीकी ज्ञान और बाजार मांग पर निर्भर होती है। बाजार की मांग कैसी है तो उसके आधार पर बागवानी खेती की जाती है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में अंगूर, संतरे की खेती, कश्मीर में सेब, केसर की खेती और कर्नाटक में फूल यानी गुलाब, गेंदा की खेती की जाती है। अब है तर कृषि। तर कृषि क्या है? तो इसमें तर कृषि इस प्रकार की कृषि प्रायः उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, यानी वर्षा ज़्यादा होती है। साथ ही सिंचाई सुविधाएं भी उच्च स्तर की होती हैं। इस प्रकार की खेती में मुख्यतः धान जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जिसके लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती, तो धान की खेती की जाती है। और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि सीमित स्तर पर की जाती है और मेघालय आदि में की जाती है। अब है कृषि वानिकी। इसमें फसलों के साथ साथ पेड़ों की खेती की जाती है ताकि मिट्टी संरक्षण हो और अतिरिक्त आय प्राप्त हो। जैसे पर्यावरण, इसका उद्देश्य विशेषता है कि पर्यावरण संरक्षण होता है, लकड़ी और फसल का उत्पादन भी होता है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में धान के साथ चीड़, बांस की खेती और तमिलनाडु में नारियल के साथ कॉफी, काली मिर्च की खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में क्या है? चीड़ के पेड़ और बांस के पेड़, जबकि तमिलनाडु में नारियल के पेड़ लगाए जाते हैं कॉफी और काली मिर्च के साथ। अब है जलीय कृषि। यह जल में मछली, झींगा, जलीय कृषि यानी जल के अंदर होती है, यानी मछली, झींगा, जलीय जीव जंतु को पालन से संबंधित है खेती कहते हैं। इसमें विशेषता है कि तालाबों में होती है, टैंक में, समुद्री खेती या प्रोटीन उत्पादन पर जोर देती है। फिर है उदाहरण इसका आंध्र प्रदेश में झींगा मछली पालन, पश्चिम बंगाल में भेटकी और रेहू मछली की खेती की जाती है। तो मछली पालन संबंधित जलीय कृषि है। अब रेशम उत्पादन, वह रेशम के कीड़े को पालकर रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया है। ये इस प्रकार की विशेष कृषि होती है, यानी शहतूत के पेड़ों की खेती श्रमिक आधारित होती है। कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में कर्नाटक के यानी मैसूर में रेशम उत्पादन होता है और असम के मूंगा रेशे की खेती की जाती है। में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, तो इसमें क्या है? मिट्टी के बिना पानी और हवा में पोषक तत्वों के माध्यम से फसल उगाने और आधुनिक तरीका है ये। इसका विशेषता है कि शहरों में की जा सकती है, उच्च उत्पादन होता है इसमें और जल का संरक्षण होता है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सलाद, पत्ती, जड़ी बूटियों की खेती, पुणे में हाइड्रोपोनिक्स से स्ट्रॉबेरी उत्पादन तो शहरों में होता है। शहरी कृषि,
यानी हाइड्रोपोनिक्स खेती है। अब शहरी कृषि में यह शहरों में छोटे पैमाने पर की जाने वाली खेती है, जैसे छत पर सब्जियां या बगीचे में पौधे लगाना। इसमें क्या होती है, आत्मनिर्भरता या सीमित जगह का उपयोग होता है। बेंगलुरु में छत पर टमाटर पालक की खेती, कोलकाता में घरेलू बगीचे में मिर्च धनिया, तो ये चीज़ें अब उगा ली जाती हैं शहरी क्षेत्रों में। अब पैरा फसल प्रणाली यानी पैरा रिले ऊटेरा फसल प्रणाली यानी बहुफसलीकरण की एक विधि है। इस प्रणाली में बबल की कटाई के से लगभग 2 सप्ताह पहले मसूर, लथीरस और मूंग के बीज, धान की खड़ी फसल को बोया जाता है। यह इस प्रणाली में चावल की कटाई के समय मिट्टी में बची हुई नमी सामान्यतः छोटी अवधि की दलहन और तिलहन फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है। सतत फसल गहनता और भूमि और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का उपयोग करने का एक कुशल तरीका है। अब है क्षैतिज कृषि। यह परंपरागत कृषि का तरीका है, क्षैतिज कृषि, जिसमें फसलें जमीन पर फैले हुए क्षेत्र में उगाई जाती हैं और यह मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, सूर्य के प्रकाश में उगाई जाती है। तो परंपरागत तरीके से मैदानी भाग में उगाई जाती है। बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है और प्राकृतिक मौसम जलवायु पर निर्भर होती है। इसका लाभ है कि पारंपरिक ज्ञान तकनीक का उपयोग किया जाता है। मौसम की अनिश्चितता के नुकसान भी होते हैं। अब है ऊर्ध्वाधर कृषि। तो आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें बहुमंजिली संरचनाओं, दीवारों, डिजाइन के रूप में विशेष रूप से डिजाइन किए गए ढांचे में उगाई जाती हैं। तो शहरों में उगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम उपयोग करने के लिए लोकप्रिय है। यह क्या है, कृत्रिम प्रकाश यानी LED, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मिट्टी के बिना फसलें उगाई जाती हैं, तो इमारतों पर इसमें उगाई जाती हैं। इसकी चुनौती है कि उच्च आरंभिक लागत और तकनीकी ज्ञान में की आवश्यकता है, यानी आरंभ में ज़्यादा लागत लगती है और टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा खपत अधिक हो सकता है। फिर फसल के विविधीकरण। इसमें एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यह भी प्रकृति अनुकूल कृषि का एक प्रकार है, यानी प्रकृति के अनुकूल होती है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे अलग अलग फसलें मिट्टी से विभिन्न पोषक तत्व लेती हैं, जिससे भूमि संतुलित बनी रहती। तो अलग अलग फसलें होती हैं, मिट्टी से अलग अलग पोषक तत्व लेती हैं और वो क्या है, फसल संतुलित बनी रहती है। यदि खेती में एक ही फसल उगाई जाती है तो विशेष कीट रोग तेजी से फैलते हैं, लेकिन विविधीकरण से खतरा कम हो जाता है। फिर सूखा सहिष्णु फसलों को मिलाकर उगाने से जल प्रबंधन में सुधार होता है और किसानों को कई फसलों से लाभ मिलता है, जिससे एक ही फसल पर निर्भरता कम हो जाती है। यानी एक साथ कई फसलें उगाते हैं तो पानी भी किसी को कम लगता है और जोखिम भी कम होता है। फिर जैव विविधता बनी रहती है। रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग भी कम होता है। अब सिम्बा आधिक्य। इससे तात्पर्य है कि कृषि पद्धति है जिसमें दलहनी फसलों से की अधिक खेती की जाती है, प्रकृति के अनुकूल कृषि का एक प्रकार माना जाता है। तो सिम्बा आधिक्य में दलहनी फसलों की अधिक खेती होती है। इसका लाभ है कि दलहनी फसलें जैसे मूंगा, उड़द, चना, अरहर और जैसे अपने जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं और बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में बदलकर मिट्टी में उसे स्थिर कर देते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। तो सिम्बा कृषि दलहनी फसलों से संबंधित है। इसका लाभ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है।
चूँकि यह फसलें खुद नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं, इसलिए कृत्रिम उर्वरकों का कम उपयोग किया जाता है। जब फसलें गेहूँ, धान के साथ दलहनी फसलें उगाई जाती हैं तो यह मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करता है। दलहनी फसलें कम जल में भी अच्छी तरह से बढ़ती हैं, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण होता है। दलहनी फसलें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और बाजार में इनकी मांग अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। अब धान गहनता प्रणाली। धान गहनता प्रणाली एक आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें किसान की खेती को बार बार गीला और सूखा करके किया जाता है। तो धान गहनता, इसमें कृषि में क्या है, धान की खेती को बार बार गीला किया जाता है और सूखा करके की जाती है। इस विधि में पानी की बचत होती है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। पानी भरा नहीं रहता है इसमें, तो पानी बचत होती है तो उर्वरकता भी बढ़ती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। एसआरआई प्रणाली में धान को दूर दूर लगाया जाता है, जिससे पौधों को अधिक स्थान मिलता है और बीज कम लगते हैं। पारंपरिक धान की खेती में पानी लगातार भरा रहता था, जिससे मीथेन गैस बनती है, लेकिन एसआईआर में खेत को गीला और सूखा किया जाता है, जिससे भराव नहीं होता और मीथेन कम बनता है। इस प्रणाली में पानी की कम ज़रूरत होती है, जिससे पंप या सिंचाई उपकरणों के लिए बिजली की खपत भी कम होती है। अब तैरती हुई खेती एक प्रकार की कृषि पद्धति है जो पानी में तैरते हुए खेतों पर की जाती है, यानी पानी खेतों में जब भरा होता है तब की जाती है। यह पद्धति विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लोकप्रिय है जहाँ पानी की अधिकता है और जलमग्न भूमि है। तो उसमें भूमि को पानी के ऊपर तैरते हुए कृषि भूमि के रूप में बदल लिया जाता है। इस प्रकार की जल आधारित खेती है जो भूमि की कमी या जलमग्न कृषि को बढ़ावा देने का एक अनूठा तरीका है। ये पद्धति बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, देशों में प्रचलित है। जलमग्न भूमि खेती कहा जाता है इन्हें, और असम के पूर्वी भाग में भी ये खेती होती है। और उदाहरण है इसके केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो वहाँ जिस भी चीज़ की खेती होती है तो तैरती हुई कृषि होती है। अब है बीज और उर्वरक। तो उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी में मिलाए जाते हैं। ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार होता है। उर्वरकों के मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के तत्व होते हैं। अब उर्वरकों के मुख्य घटक और उनके स्रोत। उर्वरक कौन से हैं? तो अमोनिया है। अमोनिया नाइट्रोजन आधारित उर्वरक जैसे यूरिया का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक हैं ये अमोनिया। तो यह पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और उनकी वृद्धि में बहुत आवश्यक होते हैं। अब है प्राकृतिक गैसों में मीथेन से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस है जिसमें मीथेन होता है। पर हेबर बॉस प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाया जाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाया जाता है। अब है यूरिया, सबसे अधिक उपयोग होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है और इसमें 48% नाइट्रोजन होता है और फसलों को अच्छी पैदावार में मदद करता है। तो यूरिया उसमें 46% होता है। इसका स्रोत है अमोनिया। अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर यूरिया बनाया जाता है, यानी अमोनिया NH3 को CO2 के साथ मिलाया जाता है तो बन जाता है यूरिया। अमोनिया प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है और CO2 औद्योगिक प्रक्रियाओं से मिलती है। तो उद्योगों से CO2 मिल जाती है और प्रकृति में जो है प्राकृतिक गैसों से अमोनिया मिलती है। अब है सल्फर। सल्फर क्या है?
फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए आवश्यक होता है, जिसका उपयोग फास्फेट उर्वरक जैसे फास्फेट उर्वरकों में किया जाता है। यह पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो सल्फर जो है यह फास्फेरिक एसिड बनाने के लिए आवश्यक होता है। सल्फर यानी फास्फेट उर्वरकों में किया जाता है और उनके लिए आवश्यक होता है। इसके स्रोत कौन है? तो यह तेल रिफाइनरियों का एक उप उत्पाद होता है, यानी कच्चे तेल में मौजूद सल्फर को अलग करने के बाद उसे शुद्ध सल्फर के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो रिफाइनरी तेल की जो होती है कच्चा तेल, उसमें मौजूद होता है सल्फर और रिफाइनरी में से शुद्ध सल्फर में बदला जाता है। अब फास्फोरिक एसिड C3PO4 यह फास्फेट उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट और TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट का महत्वपूर्ण घटक है। सिंगल फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट का महत्वपूर्ण घटक है। यह पौधे को फास्फेट प्रदान करता है जिससे उसकी जड़ में वृद्धि होती है। इसका स्रोत कौन है? तो सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड में होता है और इस सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट चट्टानों के साथ मिलाकर फास्फोरिक एसिड तैयार किया जाता है। तो सल्फर को क्या करना है? सल्फर को फास्फेट चट्टानों के साथ फास्फेट एसिड तैयार किया जाता है और चट्टान प्राकृतिक खनिज स्रोतों से मिलती है। अब है पोटास यानी पोटेशियम, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। पोटास उर्वरक पौधों को पोटेशियम देते हैं और जड़ों को की मजबूती और रोगों से बचाने में मदद करते हैं। पोटेशियम देते हैं और जड़ों को मजबूत करते हैं, रोगों से बचाते हैं। इसके स्रोत हैं कि यह प्राकृतिक पोटास खनिजों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक पोटास जो है वो खनिजों से प्राप्त होता है। ये खनिज मुख्य रूप से प्राचीन समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं और खनन के माध्यम से निकाले जाते हैं। अब है उर्वरक और बीजों के लिए केंद्रीय स्तर पर निगरानी प्रयास। उर्वरक होते हैं और बीज के लिए तो केंद्रीय स्तर पर निगरानी की जाती है। तो भारत सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और किफायती उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न नीतिगत प्रयास करती है। इन प्रयासों का उद्देश्य कृषि का उत्पादन में वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण और किसानों की आय में सुधार करना है, यानी उत्पादकता बढ़े, किसानों को आय भी प्राप्त हो और मृदा भी स्वस्थ रहे, इसका ध्यान देने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय बीज नीति प्रमाणन यानी 2006 में बीज उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बीज नीति बनाई गई और लागू भी की गई। तो बीज के उत्पादन के लिए, वितरण के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए। इस नीति के तहत बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। राष्ट्रीय बीज नीति और प्रमाणन भारत सरकार ने अक्टूबर 2006 में बीज उत्पादन, वितरण और पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय बीज नीति लागू की और बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के लिए राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियां के तहत कार्य करते हैं, यानी राज्य बीज के अनुसंधान के लिए कार्य करेंगे। अब है बीज उत्पादन और वितरण। तो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अनुसार 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीज उत्पादन और अनुसंधान में स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी गई है। तो किसान कल्याण विभाग द्वारा 100% की प्रत्यक्ष विदेश का निवेश आएगा भारत में और इसकी अनुमति दी गई है बीज के उत्पादन के लिए और अनुसंधान के लिए। तो बेहतर किस्मों के विकास और अनुसंधान के प्रोत्साहित करता है जबकि बेहतर किस्म के बीज बने। सरकार ने बीज उत्पादन और वितरण सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति 2010, पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी की जो नीति है 2010 है, 2010 में शुरू हुई। केंद्रीय रासायनिक
एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा, तो केंद्र के रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय विभाग द्वारा लागू की गई है। इसमें किसानों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर के उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध होते हैं। इसमें यूरिया आधारित उर्वरक शामिल नहीं है। यूरिया आधारित उर्वरक शामिल नहीं है इसमें। तो इन सब चीज़ों पे क्या है, पोषक तत्वों पर सरकार सब्सिडी देती है। उसका उद्देश्य है फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों की खपत को बढ़ाना, ताकि NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके, यानी 4:2:1 स्थिर रखना है। मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करना और फसलों की पैदावार बढ़ेगी। मृदा का स्वास्थ्य सुधरेगा, फसलों की पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की आय में वृद्धि होगी और सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। और उर्वरक कंपनियां सब्सिडी दरों के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य तय करती हैं कि खुदरा मूल्य क्या है, सब्सिडियां दी जाती हैं तो सरकार इन कीमतों की निगरानी करती है ताकि किसानों को उर्वरक सुलभ दामों पर पहुंच सके। और यूरिया को भी उत्पादन आधारित सब्सिडी के तहत रखा गया है। यूरिया को उत्पादन सब्सिडी, यानी यूरिया जब किसान खरीदता है तो उसे सब्सिडी मिलती है। फिर नई यूरिया नीति 2015, तो इस नीति का लक्ष्य घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना है, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और सब्सिडी के बोझ को कम करना है, जिसके तहत ऊर्जा खपत के आधार पर उर्वरक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलता है। यानी ऊर्जा खपत करते हैं तो उर्वरक की इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब है नीम लेपित यूरिया 2015। इसमें क्या है, कंपनियों को अपने यूरिया उत्पादन का 75% भाग नीम लेपित करना अनिवार्य है, जिसमें 100% तक बढ़ाया जा सकता है। नीम केटिंग मिट्टी में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। मिट्टी में यूरिया धीरे से घुलता है। इसका उद्देश्य है कि यूरिया के उपयोग को रोकना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और फसल की पैदावार को बढ़ाना। तो मिट्टी में यूरिया धीरे घुले तो स्वास्थ्य मिट्टी का अच्छा रहेगा और पैदावार भी बढ़ेगी। यूरिया गोल्ड 2023, इसमें अग्रणी उर्वरक और रसायन विनिर्माण कंपनियां राष्ट्रीय केमिकल लिमिटेड, फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। रसायन विनिर्माण कंपनियां केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड द्वारा। फिर यूरिया गोल्ड का निर्माण यूरिया को सल्फर के साथ मिलाकर 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर के साथ एक मिश्रित उर्वरक बनाकर, यानी नाइट्रोजन को 37% और सल्फर को 17% मिलाकर मिश्रण उर्वरक बनाकर। 2 प्रारंभिक उद्देश्य हैं, यानी मृदा में सल्फर की आवश्यकता को पूरा करना और इसमें सल्फर के साथ मिलाकर करना है तो, और सल्फर को आवश्यकता को पूरा करना और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में वृद्धि करना। अब इसमें इस उर्वरकों के प्रत्यक्ष लाभांतरण, यानी इस प्रणाली के तहत उर्वरक कंपनियों को किसानों को आधार प्रमाणन के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने में मदद करती है। जैव उर्वरकों को बढ़ाना, सरकार जैव उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 150 रुपये यानी 1500 रुपये के प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। वह कृषि वित्त और नाबार्ड की भूमिका,
तो नाबार्ड क्या करता है, इसमें वित्तीय सहायताओं से है, मतलब इसका तात्पर्य वित्तीय सहायता से है, जो किसानों और किसानों से जुड़े उद्यमों, ग्रामीण समुदायों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान करता है। तो वित्त देता है ये नाबार्ड। और ये क्या करता है, कृषि उपकरणों की खरीद, सिंचाई सुविधाओं के विकास और भूमि सुधार, बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदने के लिए धनराशि प्रदान करता है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। प्रारंभिक पूंजी इसकी 100 करोड़ रुपए है और शेयरधारिता इसमें GOL 99 और RBI की, सरकार की इसमें 99% है, RBI 1% है। सहकारी बैंकों तथा रूरल बैंक जो है की निगरानी करता है। रीजनल रूरल बैंक को जो है उनकी निगरानी करता है नाबार्ड। और ये इस तरह 100 करोड़ रुपए इनकी प्रारंभिक रूप से है। इसके नाबार्ड के पास 100 रुपये प्रारंभिक राशि होनी चाहिए। 1982 में स्थापना हुई। 1982 में। अब है कृषि वित्त और नाबार्ड की भूमिका। तो कृषि वित्त में नाबार्ड की क्या भूमिका है, ये तो अभी पढ़ा ना। कृषि वित्त में वित्त और नाबार्ड की भूमिका। तो ये नाबार्ड विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और कृषि ग्रामीण विकास से जुड़े ऋणों के लिए सुविधा प्रदान करता है। आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण ऋण उपलब्ध हो सके ताकि। फिर विकास कार्य। तो नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम संचालित करता है और इसमें स्वयं सहायता समूहों, बैंक लिंकेज कार्यक्रम भी शामिल हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण में क्या करता है नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, यानी राज्य के बैंक और क्षेत्रीय और केंद्रीय बैंक जो हैं उनमें पर्यवेक्षक निगरानी और पर्यवेक्षण करता है और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें ताकि वे और किसानों को विश्वसनीय वित्तीय सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। ये नाबार्ड की मुख्य नीतिगत पहल। तो ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि वर्ष 1995 से 1996 में स्थापित। इस निधि का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त सहायता प्रदान करना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना का अच्छा विकास हो सके और बुनियादी ढांचे का विकास हो सके। यह राज्य सरकारों को कम ब्याज दरों पर ऋण देता है। तो राज्य सरकारों को कम ब्याज दर पर नाबार्ड ऋण देता है। अवसंरचना विकास आकाश ये काम इसने पहले किए हैं। दीर्घकालिक सिंचाई कोष। तो इसमें दीर्घकालिक सिंचाई कोष में क्या है, तो 2016-17 में स्थापित एक कोष। दीर्घकालिक सिंचाई कोष 2017 में स्थापित एक कोष का उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे हर खेत तक पानी पहुंच सके और योजनाओं को बल मिले, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। और किसान क्रेडिट कार्ड में नाबार्ड ने 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से इस योजनाओं की शुरुआत की, यानी किसान को क्रेडिट कार्ड मिले और किसानों को साहूकारों पर निर्भरता कम हो और ऋण उपलब्ध हो जाए। अब स्व सहायता समूह के लिए भी बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में आया, जिस कार्यक्रम के माध्यम से बैंकों को स्व सहायता समूहों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो इसमें किसानों को मतलब ऋण देने के लिए उसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं, कमजोर वर्गों को वित्तीय समावेशन में मदद कर सके, इसलिए उसने सहायता की है। कृषि बीमा से संबंधित चुनौतियां। तो इसमें है सीमित जागरूकता, यानी छोटे सीमांत किसानों को बीमा योजनाओं की जानकारी नहीं होती। उच्च प्रीमियम यानी सब्सिडी के बावजूद कुछ फसलों के लिए प्रीमियम बोझिल होता है, यानी ज़्यादा उन्हें पैसा देना पड़ता है बीमा कराते समय। अब दावे में देरी, यानी कि नुकसान मूल्यांकन भुगतान में समय लगता है, यानी किसान की फसल बर्बाद हुई है, उसका मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही है बीमा कंपनियां, तो उसमें लागत देरी हो जाती है। और
की कमी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट और ड्रोन तक पहुंच सीमित है। और क्षेत्रीय असमानता, यानी कुछ राज्यों में कार्यान्वयन कमजोर भी है। तो समाधान है कि जागरूकता अभियान, यानी ग्रामीण स्तर पर शिविर और डिजिटल माध्यम के प्रसार किए जाएं। फिर प्रीमियम की कमी, यानी सब्सिडी बढ़ाना और जोखिम आधारित प्रीमियम लागू कराना, यानी जिस फसल का जोखिम है तो उसे प्रीमियम कम पर भी और सब्सिडी भी दी जाए और उसे पैसे उपलब्ध हो जाए में। फिर तीव्र निपटान तकनीक, मोबाइल ऐप, ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाए। बुनियादी ढांचा विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम के अनुसार डेटा केंद्र स्थापित किए जाएं। अब है प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और निगरानी बनाए रखना। सरकारी प्रयास हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई 2016 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य फसलों के नुकसान और क्षति के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज देना है। फसलों का बीमाकरण करना है सरकारी प्रयासों में। फिर खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5 यानी 1.5% तक, वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना है और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जा रही हैं। तो ये सरकारी प्रयास हैं जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बीमा इतना दिया जा रहा है किसानों को खरीफ की फसल पे और रबी की फसल पे सरकारों द्वारा वहन किया जा रहा है। फिर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, यानी पुनर्गठित बीमा, इसमें योजना 2016 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों जैसे अत्यधिक वर्षा है, सूखा है, तापमान उतार चढ़ाव हो रहा है तो फसलों को नुकसान हो जाता है, तो किसानों को सुरक्षा प्रदान करती हैं जो उस समय। इस योजना के तहत बीमा दावों का निर्धारण पूर्व निर्धारित मौसम पैरामीटर के आधार पर किया जाता है। मौसम पैरामीटर के आधार पर बीमा का दावा किया जाता है कि वहाँ मौसम कैसा था और फसलें खराब हुई तो दिया जाता है। तो इसमें पैरामीटर के आधार पर किया जाता है, पैरामीटर के आधार पर दावा किया जाता है और मौसम पैटर्न मापा जाता है। इस क्लास का रिवीजन